भक्ति जो सुबह से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए उसने डरते हुए जवाब दिया, वह भाई साहब आपकी सुहागरात है, इसलिए हमको ये सजावट करने के लिए कहा गया था। तो हम लोगों ने कर दी। सुहागरात मनाएगी महारी जूती, वो भी यो छोरी के साथ, कदी कोणी। श्रेष्ठ ने सामने से गुस्से में जवाब दिया और कमरे के अंदर चला गया। उसको जाते हुए देखकर शुभी ने भक्ति को देखते हुए कहा, जीजी आपने देखा भाई सा भाभी सा को गोद में उठाकर लेकर आए? भक्ति ने जवाब दिया, हमने देखा। और तुम्हें नहीं लगता कि वो उम्र में छोटी है, मतलब हमसे भी छोटी? लगता तो हमें भी है, शुभी ने सामने से जवाब दिया। और इधर श्रेष्ठ ने कमरे में आते ही कस्तूरी को बेड पर पटक दिया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंख खुल गई और वो हड़बड़ा कर बोली, ये हम कहाँ हैं? ये हम कहाँ हैं? नर्क में, और थारे को यो नर्क की आदत डालनी होगी। श्रेष्ठ उसको वार्निंग देते हुए बोला, तुम नरक में हो और तुम्हें इस नरक की आदत डाल लेनी चाहिए। बेचारी मासूम कस्तूरी अपने सामने खड़े गुस्सैल इंसान के गुस्से होने का कारण नहीं जानती थी। वह वापस से रोने लगी। उसको ऐसे रोता हुआ देखकर श्रेष्ठ को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में उसने दांत पीसते हुए कहा, महारे सामने यो रोने धोने का नाटक करके महारे को बहलाने की कोशिश कोनी कर। यो कोशिश थारे पर ही हावी हो जाएगी। महारे को यो कमरा साफ सुथरा पसंद से, यो की जे हालत थारी वजह से हुई से, तो थारे को ही जे को साफ करना होगा, समझी? मेरे सामने रोने धोने का नाटक करके मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, ये कोशिश तुम पर ही हावी हो जाएगी। मुझे ये कमरा साफ सुथरा पसंद है, इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है तो इसे तुम ही साफ करोगी। ये बोलकर वो वहां से बाहर चला गया। वहीं मासूम कस्तूरी रोते रोते अपने बेड से उठी और कमरे के फूल पत्तियों को साफ करने लगी। इधर श्रेष्ठ वापस अपने घर के हॉल में आया तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था, क्योंकि आघात उनको कुछ बातें समझा रहा था। वो छोरी उम्र में छोटी से, तो यो वास्ते वा पर इतनी जिम्मेदारियां कोनी डालना कि वह निभा ना पावे और वह से कोई गलती हो जावे। यो बात का ध्यान परिवार का हर शख्स रखेगा और खास करके तू श्रेष्ठ। वो लड़की उम्र में छोटी है तो इसलिए उस पर इतनी जिम्मेदारियां मत डालना कि वो निभा ना पाए और उससे कोई गलती हो जावे। इस बात का ध्यान परिवार का हर शख्स रखेगा और खास करके तू श्रेष्ठ। आघात अपने परिवार को समझाते समझाते उधर आ रहे श्रेष्ठ को देखते हुए बोला। श्रेष्ठ ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से सर हाँ में हिला दिया। संध्या आघात की बात सुनकर उसको मानते हुए बोली, ठीक है देवरा सा, हम लोग उस छोरी पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं डालेंगे कि वो उनको निभा ना पाए, लेकिन उसको सीखना तो पड़ेगा। आखिरकार वो अब हमारी अगली पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू है, चाहे उम्र में वो इस घर की छोटी बहू ही सही। आघात ने एक गहरी सांस ली और संध्या को देखते हुए बोला, भाभी सा, जो भी करना यो बात का ध्यान रख कर करना कि वाह कच्ची कली से और जा को फूल बनने वास्ते सूरज की तपिश, खाद पानी और कई संसाधनों की जरूरत होवे से, ऐसे ही वाह छोरी के साथ व्यवहार होना चाहिए। महारे को सुजात और प्रभात को जयपुर जाना से एक जरूरी काम के वास्ते, तो हमारे पीछे से पूरा परिवार वाह को अच्छे से ध्यान रखेगा, समझ गए सब लोग? भाभी सा, जो भी करना यो बात का ध्यान रख कर करना कि वो कच्ची कली है और जिसको फूल बनने वास्ते सूरज की तपिश, खाद पानी और कई संसाधनों की जरूरत होवे से, ऐसे ही उस छोरी के साथ व्यवहार होना चाहिए। मुझको सुजात और प्रभात को जयपुर जाना है एक जरूरी काम के लिए, तो हमारे पीछे से पूरा परिवार उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, समझ गए सब लोग? सबने उसकी बात में हामी भर दी थी। संध्या की तीनों देवरानियां अपने अपने पति के जाने की तैयारी करने लगी। घर के तीनों बड़े मर्द आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए, वहीं बाकी मर्द छत पर चले गए। शुभ और भक्ति के साथ साथ दो औरतें मौजूद थी। उनमें से एक औरत कुछ 30-35 साल की थी, वहीं दूसरी औरत 24-25 साल की थी। बड़ी उम्र वाली औरत आघात के बेटे निरंजन की पत्नी कुसुम और छोटी उम्र की औरत आघात के बड़े भाई के बड़े पोते उत्तम की पत्नी चंचल थी। वो बाकी घर वालों से थोड़ी मॉडर्न थी।
संध्या ने उनको देखते हुए कहा, अब तुम लोग यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ खाने की तैयारी करो और उस महारानी को भी खाना दे दो। वो औरतें उसकी बात मानकर खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। संध्या ने उस थाल को उठाया जो कि हॉल के सेंटर टेबल पर रखा हुआ था और उसको वहां पर पारुल लेकर आई थी। वो उस थाल को लेकर कस्तूरी के कमरे में गई, जहां पर कस्तूरी खुद को संभालते हुए उस कमरे को साफ कर रही थी। उसका भारी भरकम लहंगा और लंबा सा घूंघट बहुत ही मुश्किल से संभल रहा था उस 5 फुट की छोटी सी लड़की से। उसने अभी आधा कमरा ही साफ किया था कि इतने में उसके कानों में एक औरत की कड़कती हुई आवाज पड़ी, यह क्या कर रही हो? इस आवाज को सुनकर वो थर थर कांपने लगी। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो वह कांपती हुई जुबान से उसे देखते हुए बोली, वो उन्होंने बोला कमरा साफ कर दे हम। सामने संध्या आते हुए उस पर बिगड़ने लगी, किसने बोला तुझको कमरा साफ करने के लिए? अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। आज तुम्हारी सुहागरात है और तुमने पूरा कमरा बर्बाद कर दिया। पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए हैं तुम्हें। उसने थाल सेंटर टेबल पर रखते हुए धमकी देकर कहा, अपनी नथ के अलावा सारे जेवर उतारकर यह नए जेवर और कपड़े पहन लेना। नथ तुम्हारा भरतार पति ही उतारेगा। हमारे यहाँ पर रिवाज है और एक रिवाज को अच्छी तरह निभाना। अगर जरा सी भी गलती की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी बात, ये घूंघट सबसे पहले अपने भरतार पति के सामने खोलना, उसके बाद ही कल तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सारा सामान वापस रखो और तैयार हो जाओ। इतना बोलकर संध्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कस्तूरी ने वापस पूरा कमरा सजा दिया और संध्या के लाए हुए गहने और कपड़े पहनकर तैयार हो गई। दूसरी तरफ छत पर श्रेष्ठ अपने घर के सभी मर्दों के साथ बैठकर दारू पी रहा था। वहां एक तरह के जश्न का माहौल था। भाई सा, आज हम सब आपके लिए बहुत ही खुश से। आपके और जैसलमेर की राजगद्दी के बीच लाया गया शादी नाम का कांटा हट गया से। आप इस जैसलमेर रियासत के किंग बनने वाले हैं। बधाई हो। शाश्वत ने मुस्कुराते हुए श्रेष्ठ को बधाई दी। वहां सभी लोग उसको बधाई दे रहे थे, वही श्रेष्ठ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने छत के रेलिंग के पास आकर उसे रेत के मैदान को देखते हुए खुद से मन में कहा, हाँ, वाह, छोरी की वजह से महारे और राजगद्दी के बीच सारे कांटे हट गए। बस एक बार महारे को जैसलमेर की राजगद्दी मिल जाए, वाह के बाद मैं वाह छोरी को भी महारी जिंदगी से हटा दूंगा। महारे को वाह की कोई जरूरत कोनी से। इतने में उन लोगों में से आघात के बेटे निरंजन ने श्रेष्ठ के पास आकर कहा, अब क्या सोच रहे हो? सारी मुश्किलों का हल तो हो गया। अब तो तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारी सुहागरात है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जल्दी खाना खाने चलो, अपनी भूख प्यास मिटाकर उसकी भूख प्यास भी मिटानी है तुम्हें। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ की मुठिया गुस्से में कस गई, लेकिन उसने अपने बड़े भाई होने के नाते निरंजन को कुछ नहीं कहा और वह लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में चले गए। वहां पर बाकी परिवार के साथ मिलकर उन्होंने खाना खाया और इधर कस्तूरी का खाना उसके कमरे में ही भेज दिया गया था। श्रेष्ठ भी खाना खाने के बाद बाकी लोगों की तरह अपने कमरे में आया तो उसने देखा उसका कमरा पहले की तरह सजा हुआ था और कस्तूरी सोफे पर बैठी खाना खा रही थी। उसने अभी भी घूंघट ओढ़ रखा था क्योंकि उसे संध्या की बातों का बहुत ज्यादा डर लगा था। कमरे में आते ही श्रेष्ठ ने गुस्से में उस पर चिल्लाया, थारे कान में कोई बात नहीं पड़ती, या तू सच में बावली से? मैंने थारे को कए बोला था और तने कए किया से। उसकी बात सुनकर कस्तूरी, जिसने उस पर ध्यान नहीं दिया था, वो फिर से डर के मारे कांप गई और अपनी जगह से खड़ी होकर उसको देखते हुए धीरे धीरे बोली, वो हमें आपके घर की एक औरत ने बोला था कि यह सब वापस से लगा दो क्योंकि हमारी सुहागरात है। उसकी बात सुनते ही श्रेष्ठ ने उसके खाने की थाली को जोर से दूर फेंका और गुस्से में बोला, कोई थारे को कुएं में कूदने को बोलेगा तो कहे तू कुएं में कूद जाएगी। जे बात याद रख, थारा भ्रतार मैं सूं। थारे को महारी बात माननी होगी। अगर मैं थारे को कुएं में कूदने के लिए बोलूं तब तू कुएं में कूदेगी। तने सोच भी किस तरिया लिया कि मैं थारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? खुद को समझती कहे हो?
उसकी ऐसे गुस्से में भरी बातें उस छोटी सी कस्तूरी को रुलाने के लिए काफी थी। वह डर के मारे बुरी तरह रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ गुस्से में बोला, थारे कने 30 मिनट से पूरा कमरा साफ कर देना। वो फिर से बाहर चला गया और इस बार उसको कमरे से निकलते हुए संध्या ने देख लिया। उसका गुस्से में पारा चढ़ गया। वो खुद से ही बड़बड़ करते हुए बोली, लगता है बहुत नखरे हैं इस लड़की के, हमारे छोरे को अपने करीब ही नहीं आने दिया, इसीलिए बाहर जा रहा है। कस्तूरी रोते रोते खाने की प्लेट उठाने लगी। तभी उसके कमरे के दरवाजे से संध्या की भारी सी आवाज आई, ये देखो छोरी को, अपने भरतार को बाहर भेज दिया। आजकल की छोरियां ने संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। ये सुनते ही कस्तूरी ने झट से सामने खड़ी संध्या की तरफ देखा तो वो गुस्से में बोली, ये नखरे क्यों दिखा रही हो? शादी की है, उसने तुम्हारे साथ, भगा कर तो नहीं लेकर आया। कस्तूरी अपनी जगह खड़ी होकर संध्या को देखने लगी तो संध्या उसे घूरते हुए बोली, हमें क्या टूकोर टूकोर देख रही हो? हमारी एक बात कान खोल के सुन ले छोरी, अगर आज रात श्रेष्ठ घर से बाहर गया तो कल तू भी इस घर से बाहर जाएगी, और ससुराल से ऐसे वापस आई छोरी को कोई भी अपने घर में जगह नहीं देता। इतना कहकर वो वहां से एकदम से चली गई और कस्तूरी उनकी बातों से बिल्कुल कंफ्यूज उन्हें जाते हुए देखती रह गई। वो अपने आंसू साफ करते हुए खुद से बोली, कान्हा जी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो श्रेष्ठ बोल कर गए कि हम कमरा साफ कर दे और ये बोल रहे हैं कि हम उनको नखरे दिखा रहे हैं, पर नखरे और गुस्सा तो वो कर रहे हैं। क्या वो इंदु दीदी का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हैं? शायद हाँ, वो यही कर रहे हैं। उस हिसाब से तो उनका गुस्सा जायज है। हमें उनको समझाना होगा कि वो शांत हो जाए और दीदी की तरफ से माफी भी मांग लेंगे। इधर श्रेष्ठ शाश्वत के कमरे की बालकनी में खड़ा अपने फोन में कुछ देख रहा था। वो एक 5 साल के बच्चे की तस्वीर थी जिसे श्रेष्ठ बहुत प्यार से देख रहा था। वो उस तस्वीर को देखते हुए बोला, अब तने महारे ते और दूर रहना कोनी पड़ेगा। तने देखे कितने दिन गुजर गए से, अब और दूर कोनी रहना पड़ेगा भाई सा। उसके पीछे शाश्वत की आवाज आई। उसके पास एक फाइल थी जिसे उसने श्रेष्ठ के सामने करते हुए कहा, जे लीजिए भाई सा, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, कल बीकानेर जाकर इनको कोर्ट में जमा करवाना है। वाह के बाद संकल्प हमारे साथ हमारे घर पर होगा। श्रेष्ठ ने अपना फोन जेब में रखकर वो फाइल ली और उसको देखने लगा, जिसे देखते हुए शाश्वत ने कहा, वैसे भाई सा ताऊसा ने बोला सही से, वाह छोरी आप ते घनी छोटी से, एक टाबर बच्चे के बाप होकर आप दूसरे टाबर बच्चे को किस तरह संभालोगे? यो तो मने भी कोनी पता, पर कई कर सकूं सुइब में जब तक मने जैसलमेर की राजगद्दी मिल कोनी जावे से तब तक वाह छोरी को झेलना ही पड़ेगा। हम वाह छोरी के साइन करवा कर लाते हैं, कल सुबह होते ही तैयार हो जाना, हमको जल्दी निकलना से। श्रेष्ठ ने एक गहरी सांस लेते हुए इतना ही कहा और अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में आते ही उसने देखा कस्तूरी बेड पर उसका इंतजार करते करते सो गई थी। उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट था। श्रेष्ठ ने फाइल अलमारी में रखी और बेड के पास आया। वो उसके पास बैठ गया। कस्तूरी के घूंघट में से उसके मखमली होंठ दिखाई दे रहे थे और उसकी पतली कमर भी दिखाई दे रही थी। उसको देखकर श्रेष्ठ की धड़कन तेज हो गई। कस्तूरी के होठों को उसकी नथ के मोती छू रहे थे। दूसरी तरफ आघात के कमरे में आघात सोफे पर बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। पारुल उसके लिए कपड़े पैक कर रही थी जो कि उसे कल अपने साथ लेकर जाने थे। ऐसा करते हुए उसने सवाल किया, दाता हुकुम आपको नहीं लगता कि हम उस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं? कई कुन के साथ गलत कर रहे से हम? आघात ने सवाल किया। पारुल ने जवाब देते हुए कहा, श्रेष्ठ की लुगाई के साथ। वो उम्र में उससे कितनी छोटी, ऊपर से श्रेष्ठ एक बच्चे का बाप है और कल से वो अपने बच्चे को भी इस घर में ले आएगा, तो क्या वो बच्ची उसकी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? और श्रेष्ठ ने तो उससे शादी ही 2 कारणों से की है, एक इस रियासत की राजगद्दी और दूसरा अपना बच्चा। बच्चा उसे मिलने वाला है और जिस दिन उसे राजगद्दी मिल गई वो उस लड़की को अपनी जिंदगी में दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। आघात उसकी तरफ देखते हुए बोला,
वो छोरी जितनी सुथरी और समझदार से, श्रेष्ठ वा से दूर रहने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर एक बार वा की नजर अपनी नई लुगाई पर पड़ गई, वा एक बार वा का चेहरा तो देख ले। इधर श्रेष्ठ के कमरे में वो उसका दुपट्टा ठीक कर रहा था कि कस्तूरी ने नींद में कसमसा कर अपना हाथ हिलाया और उसके चेहरे से उसका घूंघट उतर गया। वो सच में इतनी खूबसूरत थी कि श्रेष्ठ की नजर उसी पर जम गई। उसको देखते देखते श्रेष्ठ के ख्यालों में एक लड़की और लड़के की धुंधली सी झलक उभर आई, जिसमें वो दोनों काफी करीब थे और वो लड़का उस लड़की के लिए गाना गा रहा था। ये सब याद आते ही श्रेष्ठ अचानक से बेचैन हो गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इधर आघात ने पारुल को देखते हुए कहा, मने वा छोरी को हमारे छोरे के लिए चुना ही जे वास्ते, क्योंकि वाकी सादगी और मासूमियत ही हमारे पत्थर दिल छोरे के दिल में धड़कन पैदा कर सके से। वह अपना अतीत भूल जाएगा जब वो वा के करीब जाएगा। सामने से पारुल मुस्कुराते हुए बोली, कान्हा जी करे जैसे आप बोल रहे हैं वैसा ही हो, पर आपने ये कैसे भुला दिया कि वो अभी छोटी है, तो क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? हाँ जानता सू मैं कि उम्र में छोटी होने की वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी वो, लेकिन वाकई उम्र में कभी तू भी जे घर में आई थी, थारे पर भी ऐसे ही जिम्मेदारियां डाली गई थी, तो तूने उन जिम्मेदारियां को बखूबी संभाला था और आज बड़ी ठुकरानी सा बनी से। आघात ने सामने से मुस्कुरा कर जब ये कहा, तो पारुल एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ क्योंकि हमें संध्या जीजी ने अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन समझकर इस घर के तौर तरीके सिखाए थे। उन्होंने इतना प्यार दिया था, उतना प्यार वो श्रेष्ठ की पत्नी को शायद ही देंगी। थारे को पता से पारुल वा का नाम कस्तूरी से, वा की महक जे घर के हर एक शख्स के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर देगी। संध्या भाभी सा भी वा को उतना ही प्यार करेगी जितना वो इस घर के बाकी सदस्यों को करती से, बस थोड़ा समय लगेगा। आघात ने समझाते हुए उसे ये कहा और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ श्रेष्ठ को बेचैनी होने लगी थी। उसने कस्तूरी की कमर को ढकने के लिए उसका दुपट्टा छूना चाहा, तो उसकी उंगलियां कस्तूरी की कमर को छू गई। एक अनजान शख्स की छुहन से कस्तूरी की नींद टूट गई और वह अपनी काली काली खूबसूरत आंखों से श्रेष्ठ को देखकर घबरा गई। और वो ऐसे ही घबराते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हो? आपने तो मना किया था। श्रेष्ठ उसकी भूरी आंखों में देख रहा था। कस्तूरी बिल्कुल उसके नीचे थी, इस कारण वो खुद को उससे दूर करने लगी, तो उसका ध्यान अपने घाघरे पर गया, जो कि श्रेष्ठ के पैरों तले दबा हुआ था। उसने अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए मासूमियत से श्रेष्ठ से कहा, हमारा घाघरा छोड़िए। श्रेष्ठ का ध्यान उसके घाघरे की तरफ गया तो वो उसकी घबराहट को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, तू महारे को समझ कह रही से? मैं थारा फायदा कोनी उठा रहा था और ना ही महारा ऐसों कोई इरादा से। कस्तूरी की आंखें फिर से भर आई और वह हाथ जोड़कर श्रेष्ठ से बोली, आपको हमारे साथ जो करना है आप कर सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर आप हमारी बहन की गलती के लिए माफ कर दीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी वह निभाने वाली थी उसको पूरे दिल से निभा पाए। हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे, यह वादा करते हैं। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ हंसने लगा। उसको ऐसे अचानक से हंसता हुआ देखकर कस्तूरी को बहुत अजीब लगा। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल किया, आपको हमारे बात पर विश्वास नहीं है? आप हमें मजाक में मत लीजिए, हम सच बोल रहे हैं। मैं थारी बात को मजाक नहीं ले रहा सू, तू अपनी बहन की जिम्मेदारियां निभाना चाहती हो ना? इतना बोलकर वह बेड से उतरा और अलमारी को खोलकर उसमें से वह फाइल निकाली जो उसको शाश्वत ने दी थी, और ड्रावर से एक पेन निकला। दोनों चीज वो कस्तूरी के पास लेकर आया। कस्तूरी उसको सवालिया नजरों से देख रही थी। श्रेष्ठ ने वो फाइल और पेन कस्तूरी के सामने किया और ऑर्डर देते हुए बोला, ले यो फाइल पर साइन कर दे। ये किस चीज की फाइल है? कस्तूरी ने फाटक से सवाल किया। श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, यो ले एक जिम्मेदारी से जो थारी बहन निभाने वाली थी, लेकिन अब थारे को निभानी से, क्योंकि इब तू महारी लुगाई से। चुपचाप यो पर साइन कर दे।
उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने फाइल ली और उसको खोलकर डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने उसको बाजू से पकड़कर थोड़ा गुस्से में कहा, थारे को मने साइन करने के लिए बोला से, जे फाइल को पढ़ने के वास्ते कोनी बोला, चुपचाप साइन कर। कस्तूरी ने डरते डरते उस फाइल पर साइन कर दिए। उसके ऐसा करते ही श्रेष्ठ ने फाइल ली और उसको चेक करने लगा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वो कस्तूरी को देखते हुए बोला, अब जे बेड से उतर और सोफे पर जाकर सो जा, अट्ठे पर मैं सोऊंगा। और थारे को बोला था ना जे को साफ कर देना, अभी तक जे को साफ नहीं किया, जल्दी कर, मने घनी नींद आ रही से। उसने कस्तूरी को ऑर्डर देते हुए ये कहा। और बेचारी कस्तूरी बेड से उतरकर उस पर बिछी हुई फूलों की पत्तियों को हटाने लगी। उसने पूरा बिस्तर साफ कर दिया। और इधर श्रेष्ठ उस फाइल को देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान छा गई थी। कस्तूरी ने बिस्तर साफ करते ही श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, आपका बेड साफ कर दिया हमने। श्रेष्ठ ने फाइल वापस अलमारी में रखी और अपना साफ बिस्तर देखकर कस्तूरी से बोला, तो थारा नाम कस्तूरी से? कस्तूरी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कस्तूरी। सिर्फ कस्तूरी? श्रेष्ठ उसे घूरते हुए जब ये बोला तो कस्तूरी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं कस्तूरी श्रेष्ठ सिंह तोमर। उसकी बात सुनकर अचानक से श्रेष्ठ ने उसको बाजू से पकड़ा और अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज तो महारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ा से तूने, अगर फिर से ऐसी गलती की और महारा नाम अपने नाम के साथ जोड़कर किसी को भी बताया तो मैं थारे साथ क्या करूंगा, यूं तो तू अपने सपने में भी कोनी सोच सकती। कस्तूरी श्रेष्ठ के रवैया से डर तो रही थी, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके सामने बोल ना सके। वो डरते डरते बोली, आप हमारे पति हैं, अब आपका नाम ही तो हमारे नाम के साथ लगेगा ना। महारा नाम किसके साथ लगेगा, यो मैं तय करता सू, और मने तय किया से कि थारे नाम के साथ महारा नाम कभी नहीं लगेगा, तो यो वास्ते आज के बाद तू सिर्फ कस्तूरी से, समझी। इतना बोलकर श्रेष्ठ उसे छोड़कर अपने बेड पर जाकर सो गया। कस्तूरी उस भारी से लहंगे को संभालते हुए सोफे पर आई और वह भी सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह श्रेष्ठ कस्तूरी की नींद से जागने से पहले ही उठकर रेडी हुआ और वो फाइल लेकर अपने भाई शाश्वत और बॉडीगार्ड वाला के साथ बीकानेर के लिए निकल गया। इतने में कस्तूरी के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो उसकी आवाज से कस्तूरी की आंख खुली। भाभी सा, यह आवाज सुनकर कस्तूरी अपनी जगह से उठी और दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने भक्ति और शुभी खड़ी हुई थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और भक्ति के हाथ में एक थाल जो कि लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत और मासूम सी लड़की को देखकर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। भक्ति कस्तूरी को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सा आप तो बहुत ही खूबसूरत हो। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। रुको आपको किसी की नजर ना लग जाए, शुभी ने ऐसा बोला। फिर अपनी आंख से काजल लेकर कस्तूरी के कान के पीछे लगाते हुए कहा, भाभी सा हम दोनों आपको मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार करने आए हैं, जल्दी कीजिए वरना ताईसा गुस्सा करेगी। कस्तूरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो दोनों अंदर आ गई। कस्तूरी उन दोनों को देखते हुए बोली, वैसे अगर आप दोनों बुरा ना मानो तो हम आप लोगों से परिवार के सदस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप लोग बता देंगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, हम दोनों आपको सब कुछ बताएंगे। हमारा नाम भक्ति है और यह है शुभी, भक्ति ने मुस्कुराते हुए बताया। और फिर शुभी और वो दोनों कस्तूरी को तैयार करते करते उसको अपने परिवार के बारे में बताने लगी। चैप्टर में इस बारे में मैं डिटेल में बता दूंगी। कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे लेकिन एकदम से सबके सामने नहीं आएंगे, तो आप लोग रिलैक्स होकर कहानी पढ़िएगा। दूसरी तरफ श्रेष्ठ, शाश्वत और वल्लभ के साथ बीकानेर जा रहा था। वल्लभ गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शाश्वत उसके बगल में बैठा वो फाइल पढ़ रहा था जिस पर उसने कल कस्तूरी के साइन करवाए थे। श्रेष्ठ बैक सीट पर बैठा हुआ था और अपने फोन में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा था। अचानक से शाश्वत फाइल पढ़ते पढ़ते हैरानी से बोला, भाई सा आपने वाह छोरी से कस्टडी के पेपर्स के साथ साथ अपने डाइवोर्स पेपर्स पर भी साइन करवा लिए।
उसकी बात सुनकर वल्लभ हैरान हो गया। उसने फाइल में झांक कर देखा तो उसमें डाइवोर्स के पेपर्स भी थे, जिस पर कस्तूरी के साइन किए हुए थे। वो उनको देखकर पीछे बैठे श्रेष्ठ से बोला, ठाकुर सा, अभी आप जैसलमेर की राजगद्दी पर बैठे भी नहीं है और आप उस लड़की को तलाक दे रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों? मैं वाह छोरी को अभी तलाक को नहीं दे रहा सू, बस साइन करवा कर रखा से। जब वाह छोरी का काम पूरा हो जाएगा और महारे को जैसलमेर की राजगद्दी मिल जावेगी तो यो डाइवोर्स पेपर महारे काम आवेंगे। वाह खुद मने डिवोर्स कड़ी कोनी देती, यो वास्ते कस्टडी के पेपर्स में छुपाकर वाह से डाइवोर्स के पेपर्स पर भी साइन करवा लिए से मने। अब महारा रास्ता पूरी तरह क्लियर से। महारे को वाह छोरी से अब किसी बात का कोई डर कोनी से। जब तक मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ जाता तब तक पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। श्रेष्ठ ऐसे बोलकर तिरछा मुस्कुराया। सच में वह पत्थर दिल था। उसकी इस हरकत ने ये साबित कर दिया था उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अपने बेटे और जैसलमेर की राजगद्दी के। शाश्वत तो उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बढ़िया भाई सा, इतना शातिर दिमाग आपके पास ही हो सकता से। यो वास्ते तो सब चाहते से कि आप राजगद्दी पर बैठो। वही वल्लभ थोड़ा मायूस था। उसने मन में खुद से कहा, इंसान को इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए। उस छोटी सी मासूम बच्ची को इसीलिए ठाकुर सा के गले बांधा गया था कि एक दिन ठाकुर सा उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दे। हे कान्हा जी, बेचारी उस मासूम की रक्षा करना। न जाने उसकी जिंदगी में क्या क्या दुख लिखे हुए हैं, क्या क्या झेलेगी वो इस शादी के बाद। दूसरी तरफ गौरव महल में घर के मर्द तो सुबह का नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए थे। अब बस घर की औरतें और मुंह दिखाई की रस्म के लिए आई हुई थी और आस पड़ोस की औरतें मौजूद थी। बड़ा सा घूंघट निकालकर भक्ति और शुभ दोनों कस्तूरी को लाल रंग के लहंगे में तैयार करके घर के हॉल में लेकर आए, जहां पर उसके लिए गद्दीदार कुर्सी रखी हुई थी जिस पर उसको बैठा दिया गया। संध्या उसको देखकर सबसे बोली, ये है हमारे श्रेष्ठ की लुगाई। अरे ठाकुरानी सा चेहरा तो दिखाइए, हम कद काठी देखने नहीं आए, इसका चेहरा देखने गए हैं। कद काठी से लग रहा है, श्रेष्ठ ठाकुर सा से काफी छोटी है। एक औरत ने तंज कसकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, इतनी भी छोटी नहीं है, और अच्छा ही है छोटी हैं, तभी तो इसको घर की जिम्मेदारियां संभालने और उनको समझने की ज्यादा समझ आएगी, पारुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सबके कहने पर उसने आगे आकर कस्तूरी का घूंघट उठाया। अपने सामने उस मासूम और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान और भी ज्यादा गहरा गई। वह सबको दिखाते हुए बोली, ये है हमारी छोटी बिंदनी कस्तूरी। सबकी नजर उस पर पड़ी तो उस खूबसूरत लड़की को देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन उसके नाक में पहनी हुई नथ को देखकर संध्या का खून खौल गया। उसने मन में खुद से कहा, इस लड़की ने अपनी हरकत दिख ही दी, हमारे छोरे को अपने करीब नहीं आने दिया। धीरे धीरे उसकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई और सब औरतें उसको नेक देकर वहां से चली गई। उनके जाते ही पारुल कस्तूरी को देखते हुए बोली, बिंदनी अब हमारे साथ चलो, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करनी है। कहीं नहीं जाएगी यह, इसकी अब कोई रस्म नहीं होगी जब तक कि अपनी नथ उतरवाई की रस्म पूरी नहीं कर लेती। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, इसने अभी तक अपनी शादी वाली नथ नहीं उतारी। संध्या सबको देखते हुए गुस्से में बोली और फिर उसने कस्तूरी को बाजू से पकड़कर उसकी जगह से खड़ा कर दिया। कस्तूरी डर के मारे कंपनी लगी। पारुल और उसकी दोनों देवरानियां समेत घर की बाकी औरतें भी घबरा गई। पारुल ने उसको समझाते हुए कहा, जीजी बिधनी से इस बारे में पूछ तो लीजिए, शायद कोई वजह हो ऐसा न करने की। कोई वजह नहीं है, इसको भी अपनी बहन की तरह हमारा बेटा पसंद नहीं होगा। ये भी किसी और के साथ मुंह काला करके भागना चाहती होगी, पर हम नहीं भागने देंगे। पहले ही हमारे परिवार पर दाग लगते लगते बचा है, अब नहीं लगने देंगे। जब तक यह नथ उतरवाई की रस्म पूरी नहीं करेगी तब तक इसको खाना नहीं मिलेगा। संध्या ने गुस्से में ये जवाब दिया और संध्या ने उसको खींचते हुए वहां से श्रेष्ठ के कमरे में लेकर गई और अंदर फेंककर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कस्तूरी धड़ाम से फर्श पर गिरी और गिरते ही रोने लगी।
संध्या हॉल में आई और सब औरतों को देखते हुए बोली, अगर किसी ने दरवाजा खोलकर उसको खाना देने की कोशिश भी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या करेगी कस्तूरी? क्या सच में राजगद्दी पर बैठते ही श्रेष्ठ छोड़ देगा कस्तूरी को? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ।